आते हैं सर, बिहार में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में एक बार बताइए। हाँ, तो ध्यान से समझें और सुने। ये वर्ड कलेक्टर का मतलब क्या है? कुछ जमा करने वाला। क्या जमा करता था? वो टैक्स जमा करता था। सही बात। और ये जो हमारा रिलेशन था सरकार के और किसान के बीच में, एक जमींदार था, वो जमींदार बीच से खत्म हो गया। और बिहार सरकार ने एक बिहार लैंड सर्वे कमीशन एक लॉन्च किए थे, एक प्रोग्राम। इसका क्या मकसद है और इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, इसके बारे में एक बार बताइए सर। हाँ, तो कि सारे लोग जमा हो, बगल के पार्क में आओ या बगल के मैदान में आओ, सब अपना प्रूफ लेके आओ, अपने पिताजी का प्रूफ लेके आओ, तुम्हारा पिताजी कौन था, वो था, और मैं लिखूंगा कि भाई तुम्हारा जन्म कब हुआ और तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। अब मैं लिखूंगा, मेरे पास पहले सिस्टम नहीं था। तो जब भी इस तरह की ये बिहार में लैंड रिफॉर्म्स ना लागू होने का कारण क्या है सर, इसके बारे में बताइए। हाँ, सही बात। तो आज के दिन जो जितनी भी भूदान की जमीन है, वो अधिकतर केस में पुराने ही लैंड ओनर के पास है और क्लियर ही नहीं है। और तुम अपने भाई का जमीन तो नहीं बेच रहे, अपनी बहन, अपनी बुआ के लड़के का तो जमीन नहीं बेच रहे हो, पूछ ही नहीं सकता। तो ये सब पूरी फ्रॉड है। सही। इसमें ये लैंड का इश्यूज में और अभी सर्वे जो हो रहा है उसमें करप्शन कहाँ आ रहा है सर, करप्शन कहाँ हो रहा है? करप्शन क्या है सर? हम लोग अक्सर ये सुनते हैं बिहार में लैंड का अवेलेबिलिटी ना के बराबर है इंडस्ट्री को देने के लिए। यहाँ इसमें लैंड इश्यू एक आता है, लैंड डाइवर्शन, लैंड कन्वर्शन का आता है। ये क्या समस्या है सर, एक बार दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। लैंड डाइवर्शन या लैंड सर, इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं सर? सॉल्यूशन की भी बात किया सर, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें कौन स्टेट में कौन सा चीज वो बेस्ट कर रहे हैं और बिहार में वो अपना सकते हैं, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बता। तो बेस्ट प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है कि लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं होने के कारण हमारा जितना भी लोकल सिविल कोर्ट में केसेस होता है, 60% केस लैंड डिस्प्यूट से होता है। लैंड डिस्प्यूट से होता है। अनदर 10% वो डिस्प्यूट होता है जिसमें लोगों ने एक दूसरे को मारपीट किया, मर्डर कर दिया, ये कर दिया। तो वो अब एक क्रिमिनल केस बन गया, फौजदारी मुकदमा बन गया, लेकिन उसका रूट कॉज लैंड ही था। इसका सोशल कॉज ये है, सोशल कॉज है, उसका इफेक्ट है, बट रूट कॉज फिर भी लैंड डिस्प्यूट ही। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के मदद से जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन पर जुड़ के ये बिहार को बनाने में, एक विकसित राज्य बनाने में अपना कंधा लगा रहे हैं, वो लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो लोग का योगदान के बारे में हम लोग बात करते थे इसके पहले। ये नया एक वर्जन आ रहा है, इसमें अपडेटेड वर्जन ये हो सकते हैं। आज से हम लोग ये शुरू किया, बिहार में जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं बिहार में, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये एक नया तरीका हम लोग अपना रहे हैं। उसी का क्रम में हम लोग का साथ है आशीष जी। आशीष जी के साथ आज हम लोग लैंड के बारे में, बिहार में जो जमीन है उसके बारे में बात करेंगे और ये कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए बिहार का जो लैंड सर्वे हो रहा है उसमें क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है और इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आशीष जी हमारे साथ है। आशीष जी एक लैंड एक्सपर्ट है। आशीष जी आईटी कंपनी में काम करते थे और लैंड के जुड़े हुए जो चीज़ है, आशीष जी बहुत सारे स्टेट्स में, भारत के अन्य स्टेट्स में डील कर चुके हैं। बिहार का ही लाल है और इनसे जानने के प्रयास करेंगे ये लैंड इश्यूज का पूरा सब्जेक्ट के बारे में, इनसे जानने के प्रयास करेंगे और बिहार के बारे में इश्यूज भी बताएंगे, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये भी बताएंगे और ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा, ये भी आपको एक बार बताना होगा ये वीडियो के पहले कि ये पूरा जन सुराज का ये सोच नहीं है। हम लोग ये शो करने का और लैंड इश्यूज के बारे में ये करने का इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि सारे लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले और इसके बारे में पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास आए। इश्यूज और सॉल्यूशंस एक जगह इकट्ठा हो। ये नहीं है कि ये पूरा जनसुराज इसी को करने वाला है, इसी को लेके जनसुराज का पॉलिसी बनेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, पर पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं ये इसको पुट करने का, इसको व्यवस्थित करके आपको एक वीडियो के रूप में देने का ये हम प्रयास कर रहे हैं। सो एक बार आशीष जी से एक परिचय लेते हैं और आशीष जी और लैंड के सब्जेक्ट में धीरे धीरे जाते हैं। और पहला, सबको नमस्कार। आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। एक बार सर आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम आशीष कुमार है। अभी हम प्रेजेंटली नोएडा, दिल्ली शहर में रहते हैं और हम एक आईटी कंपनी में, एक बड़े आईटी कंपनी में काम करते हैं, बहुत सीनियर पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं।
और बिहार से हैं। हमारी पढ़ाई, स्कूल एजुकेशन, मेरा बचपन सब पटना में गुजरा है। यही बगल में लॉला स्कूल में हम पढ़ते थे। और हमने इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग किया कलकत्ता से, जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, DMIT बोलते हैं। और उसके बाद हम 10 साल करीब शिपिंग में काम किए एज ए चीफ इंजीनियर। हम वहाँ से वो काम छोड़े और पिछले 20 साल से हम IT फील्ड में काम कर रहे हैं। और उस IT फील्ड में भी जो मेन मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मेरा जो काम करने का मौका मिला है, वो ये जमीन का रजिस्ट्रेशन, जमीन का जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है, उसमें हमें मौका मिला पिछले 15 साल से इसमें काम करने के लिए। तो उसमें हम नॉलेज भी एक्वायर किए, पॉसिबल सॉल्यूशन भी समझे, दूसरे स्टेट से भी हमें एक्सपोजर मिला, ओवरसीज, फिलीपीन, बांग्लादेश, बाहर के देशों में भी काम किया, भारत में भी, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में इटसेल्फ एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हम लोग ही उसको रन करते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और तेलंगाना में भी जो सिस्टम चलता है, धरनी सिस्टम चलता है, वो हमारे लोग दिया हुआ धरनी सिस्टम, तेलंगाना का धरनी सिस्टम हम लोग का दिया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में, बांग्लादेश जो कि ऑलमोस्ट सारा रूल्स रेगुलेशन हमारे देश के जैसा ही है, वहाँ पर भी हमें काम करने का मौका मिला। और ये सारे पोजीशन में हम लीडरशिप पोजीशन में थे, सीनियर पोजीशन में थे, जहाँ लंबी टीम हम लोग की काम करती है, हम लोग उसको काम किए। बहुत बहुत बढ़िया सर। अभी खास तौर के लैंड इश्यू के बारे में, लैंड सर्वे के बारे में बिहार में कुछ बवाल हो रहे हैं, मतलब लोग इससे ज्यादा बात कर रहे हैं सर। इसका हिस्ट्री कहाँ से आते हैं सर? बिहार में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में एक बार बताइए। हाँ, तो लैंड तो पुराना है। हर शासक, इवन जब राजा होते थे, उसके पहले सुल्तान होते थे, उनका भी जो कमाई का जो सोर्स था, उस जमीन का उपजा का टैक्स था, जिसको हम लगान बोलते हैं हिंदी में। लगान बोलते हैं, लगान कॉमन शब्द में बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको लैंड रेवेन्यू या मालगुजारी या अलग अलग शब्द यूज किया जाता है। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग वर्ड है। एक कॉमनली नोन वर्ड लगान है। हम लोग लगान पिक्चर जानते हैं, आमिर खान की बहुत फेमस पिक्चर है, वो भी इसी लगान, जमीन के लगान के बारे में ही था, जिसमें उन्होंने एक क्रिकेट खेला था, जिसमें उनका लगान का देने को अंग्रेजों ने माफ किया था उस प्राइज मनी के तौर पे। सही बात उसका बैकग्राउंड वही लगान है। और अंग्रेज भी जब आए हमारे देश पे, जब उन्होंने कब्जा किया, शासन स्टेप किया, तो उनका भी प्राइमरी फोकस यहाँ से ज्यादा इनकम लेना था। और इनकम वो कैसे लेंगे? ज्यादा टैक्स लगा के, ज्यादा लगान लेकर। तो इस ज्यादा लगान लेने के लिए उन्होंने जमीन को थोड़ा पहले जिस तरीके से होता था, उससे ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट किया, ज्यादा अच्छे से लोगों को उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन किया, और ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स जमा किया जा सकता है ये कैलकुलेट किया। वो हमारा खून चूसना चाहते थे टैक्स के लिए ही, लेकिन वो टैक्स के रूप में हमसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहते थे। लेकिन उसके लिए उनको जमीन को अच्छे से मेजर करना था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेजर किया, बहुत अच्छा से सिस्टम बनाया, बहुत प्रॉपरली, जो उस समय का टेक्नोलॉजी था। तो जो सिस्टम लाया गया, उसको अभी बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उसके टाइम में वो किया गया था, और उस समय से ये सिस्टम ऑन है। उसी को हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में अडॉप्ट किया गया विद माइनर ट्विकिंग, माइनर एडजस्टमेंट, जैसा कि हमारा बाकी लॉ भी है। जो अंग्रेज का बनाया हुई लॉ को ही हमने ब्रिटिश फ्री इंडिया में हमने अडॉप्ट किया, और यहाँ से इसका हिस्ट्री स्टार्ट होता है। उसमें बेसिकली इंडिया में 3 सिस्टम फॉलो किया गया था। पहला सिस्टम जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। मतलब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, तो जमींदारी सिस्टम में किसान जमीन पे उपजा करता था, लेकिन ये लीगली माना जाता था कि जमीन जमींदार का है, और उसने किसान को जमीन खेती करने के लिए दी है, और अगर लगान नहीं देगा तो किसान को हटा के किसी और को जमीन दे सकता है। मतलब जमीन का मालिक कौन है? जमींदार है। जमींदार। ये अंग्रेज का सिस्टम था। ये सिस्टम 3 राज्यों में चलता था। पहले वो एक ही बंगाल प्रेसिडेंसी, एक कॉमन पार्ट था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है। ये सारा एक कॉमन बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसमें जमींदारी सिस्टम था। इसके अलावा 2 और सिस्टम है, इसका नाम है रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम नॉर्मली साउथ इंडिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु और जो
और ये सारे जगह सही वो है जो कि जिसको ब्रिटिश डायरेक्ट गवर्न करता था। जहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट था वहां पे टैक्स ब्रिटिशर्स उस राजा से, उस प्रिंसिपल स्टेट से लेते थे और राजा पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करता था। तो वहां पे अरेंजमेंट इनडायरेक्ट था, लेकिन जहां पे अंग्रेज का डायरेक्ट शासन था वहां पे अरेंजमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट खुद एडमिनिस्ट्रेट करती थी, इसलिए अंग्रेजों का कलेक्टर होता था वो। इवन ये जो शब्द कलेक्टर है, अगर आप इसको ध्यान से समझें और सुने, ये वर्ड कलेक्टर का मतलब क्या है? कुछ जमा करने वाला। क्या जमा करता था? वो टैक्स जमा करता था, सही बात, और लगान जमा करता था। और उसी लगान को जमा करने के लिए उसको इतना अनब्रिडल्ड, इतना ज्यादा उसको पावर दिया हुआ है। आज भी उस पावर का यूज किया जाता है, नॉट टू ट्रबल पीपल बट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन उस जमाने में लॉ एंड ऑर्डर तो हमारी फौज मेंटेन करती थी, ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करती थी, और ये लोग उस पावर को यूज करते थे लोगों से टैक्स जमा करने के लिए, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ही होते थे, और उसके नीचे हमारे इंडियन लोग भी होते। सर अभी आप बिहार मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में बताएं सर। ब्रिटिशर्स के बाद यहाँ जब इंडिया के शासन के लोग यहाँ सत्ता में बैठे हैं, उसके बाद क्या हुआ सर? तो उसके बाद जो पहला काम किया गया, तो पहला काम जैसे ही देश आजाद हुआ, इस बात का बहुत जरूरत था, आजादी के समय में भी ये मूवमेंट था कि भाई जमींदार का बहुत अत्याचार है, उसका बहुत एक्सटॉर्शन है, और वो बहुत लोगों को तंग करते हैं, और वो अंग्रेज के एजेंट के रूप में काम किए हैं। तो इसलिए जमींदारी सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के पहले ही 1947 में ही, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जमींदारी एबोलिशन एक्ट पब्लिश कर दिया, इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें कुछ फ्लॉ था, उसमें कुछ कमियां थी, उसको एड्रेस करते हुए फिर से रिवाइज जमींदारी एक्ट 1948 में इम्प्लीमेंट किया। इट वाज डन बाय, मतलब हमारे जो फर्स्ट बिहार के चीफ मिनिस्टर थे कृष्ण सिंह, उनके टाइम में किया गया इमीडिएटली। मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी नहीं हुआ था, उसका इतना अर्जेंसी फील किया गया था। उसके बाद नेचुरली वो नया एक्ट था जो बहुत लोगों को असर करने वाला था, तो उसको चैलेंज किया गया। कुछ बड़े बड़े जमींदार थे, वो भी उनको चैलेंज किए, और वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। उसमें कुछ बहुत ही माइनर चेंजेस के बाद 1950 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, और वो 1950 से एक्ट नोटिफाई हो गया, और फ्रॉम 1950 से जमींदारी खत्म हो गई। इसका मतलब कि जो हमारा रिलेशन था सरकार के और किसान के बीच में, एक जमींदार था, वो जमींदार बीच से खत्म हो गया, और किसान सीधा, जमींदार खत्म हो गया, और बिहार सरकार जमींदार बन गई, और उनका संबंध रैयत से, किसान से सीधा बन गया। मतलब वो सरकार को सीधा टैक्स देंगे। ये सिस्टम बिहार में, जहां पर जमींदारी सिस्टम थी, ये हुआ। जहां पे रैयतवाड़ी सिस्टम था, वहां पहले से ही रैयतवाड़ी सिस्टम का मतलब ये था कि रैयत सरकार को, अंग्रेज सरकार को डायरेक्ट टैक्स देते थे, इसलिए उनको जमींदारी टाइप का कोई सिस्टम खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले वो अंग्रेज था, वो शासन था, उसको टैक्स देते थे। अब अपनी सरकार आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट था, तो वो केरला गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट उसको टैक्स देने लगी। महलवाड़ी सिस्टम थोड़ा इसमें से थोड़ा डिफरेंट था। उसमें कोई जमींदार नहीं होता था, लेकिन टैक्स विलेज के, गांव के ग्रुप, गांव के प्रधान के थ्रू या किसी लीडर के, विलेज एल्डर लीडर के थ्रू जमा करते थे। वहां पे वो सिर्फ टैक्स जमा करके सरकार में जमा करने का एक काइंड ऑफ एजेंट था। उसको जमीन का मालिक नहीं माना जाता था, जैसे कि जमींदार को माना जाता था। वो सिर्फ कलेक्टर था, वो काइंड ऑफ मतलब एक फैसिलिटेटर था। इसीलिए वहां पे उस तरह की, और ये मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में था, मध्य प्रदेश, गुजरात, West Bengal, Punjab, which also includes Haryana and Punjab of Pakistan and Sindh, ये सब जो जगह था, यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम था, जिसमें कि वो एक फैसिलिटेटर था, ही वाज जस्ट सिंपल इंटरमीडिएटरी। उसको लैंड का ओनर नहीं माना जाता था, जबकि जमींदारी सिस्टम में उसको लैंड का ओनर माना जाता था। ये फर्क है, ये बेसिक फर्क था। इसलिए वहां पे उतना एक्सटॉर्शन नहीं हुआ पास्ट में, अंग्रेज के टाइम में, जितना कि बिहार में हुआ, स्पेशली बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, ओडिशा। हाँ, ओडिशा। सर मेरा अगला प्रश्न होगा कि अभी बिहार सरकार ने एक बिहार लैंड सर्वे का मिशन एक लॉन्च किए थे, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसमें इसका क्या मकसद है और इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में एक बार बताइए सर। हाँ, तो बिहार सर्वे की पर्पस को समझने के लिए छोटे में 2 लाइन में हम सिर्फ पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि बिहार या भारत में सब जगह लैंड मैनेज होता कैसे।
तो लैंड को मैनेज करने के लिए हमें दो अलग अलग सरकारी विभाग है। एक को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, एक को लैंड रिकॉर्ड बोलते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं। जमीन की जो खरीद बिक्री होती है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री होती है, जिसको हम डीड रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्री कुछ भी बोलते हैं, जिसमें सेल, हाँ, जिसमें हम इसको डीड रजिस्ट्री या इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्री कुछ भी उसको बोलते हैं। हाँ। और जो जमीन का जो ओनर का नाम जहाँ लिखा जाएगा वो उसको लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं। और ये दोनों, जैसा कि किसी भी सरकार में होता है कि जब वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट है तो वो अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कॉमनलिटी नहीं होता है। जबकि लॉ में प्रोविजन होता है कि जब कोई रजिस्ट्री होगी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा, जिससे कि उनका म्यूटेशन प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन वो ढंग से चलता नहीं है, इसीलिए दोनों अपनी अपनी दुनिया में, जिसको हम इंग्लिश में वर्किंग इन साइलोज बोलते हैं, साइलोज में काम कर रहे हैं। तो प्रोसेस ये है कि ये दोनों डिपार्टमेंट सेमी साइलोज में काम करेंगे और 15-20 साल के बाद एक बार पूरे एरिया का सर्वे किया जाएगा, उसमें सारे जमीन को फिर से नापा जाएगा, उसमें कौन कौन जमीन में कौन कौन ओनर है, कौन कौन किसान है, कौन कौन रैयत है, वो पता किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि भाई आप रैयत कैसे इसके हैं, आपके पिताजी कौन थे, दादा कौन थे, आपको ये जमीन कैसे मिला, या वो सेल डीड से लिया या गिफ्ट डीड से लिया। और उसके बाद तब एक नया सेटलमेंट क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि अब नए किसान का नाम लिखा जाएगा और उसमें ये भी कैलकुलेट किया जाएगा कि उससे कितना लगान लिया जाए। तो सर्वे का पर्पस असल में लैंड के ओनर को फिक्स करना नहीं था अंग्रेज के टाइम में। उस समय सर्वे का पर्पस था जब खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। सही बात। सारा पर्पस ज्यादा टैक्स लेने का था, ओनर को अच्छे से मेंटेन करने का नहीं था। अब देश आजाद हो गया, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब टैक्स तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बहुत टैक्स, बहुत थोड़ा अमाउंट दिया जाता है। लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया नहीं गया टाइम के साथ, क्योंकि उसी से लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, खून चूसा गया था, तो उसको ज्यादा सरकार नहीं बढ़ाती है, कम ही रखती है। और अब लैंड का ओनर को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना मेन वर्क हो गया है। मेन वर्क हो गया। हाँ। लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जमा करना मेन वर्क नहीं है आज के दिन। बिकॉज सरकार का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बदल गया, सेल टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, वैट आ गया, एक्साइज टैक्स आ गया, जो बिहार में एबॉलिश है आज के दिन, अप्लीकेबल नहीं है, बट दूसरे स्टेट्स में तो एक्साइज होता है। इवन रजिस्ट्रेशन का जो स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट होता है वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ये सब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार का। लैंड रेवेन्यू कोई मेन सोर्स नहीं है। तो इसके कारण सरकार की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई और उसको वो प्रॉपरली नहीं, उसको अच्छे से मेंटेन करना उन्होंने छोड़ दिया। इस चीज को ठीक करने के लिए तो पहले भी सर्वे का प्रोसेस था जो 15-20 साल में होता था। अच्छा, इसको नॉर्मल पीरियड 15-20 साल में होना चाहिए। जिसको कि आजादी के बाद बिहार सरकार ने पहली बार 1960-65 में ट्राई किया, 15 साल। हाँ, उसके पहले जो सर्वे हुआ था वो 1910 में हुआ था, अंग्रेज का समय, अंग्रेज का टाइम। तो अराउंड 50-60 ईयर्स के बाद ट्राई हुआ, बट एडाप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड 10 ईयर्स बाद। तो उसके पहले फ्रीडम मूवमेंट था, ये था वो था, अंग्रेज को लगा कि हम सर्वे नहीं कर पाएंगे, तो उनको पीसफुल कंट्रोल नहीं था हमारे पे, हम लोग सब, हमारे पूर्वज लड़ाई करना शुरू कर दिए थे फ्रीडम के लिए। सही बात। तो 60s में स्टार्ट किया, बट वो सर्वे उतना अच्छा से नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का मेन पर्पस रेवेन्यू बढ़ाना था नहीं, तो इसलिए वो काम was not done properly। मतलब वो अच्छे से नहीं किया गया, और सारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा भी नहीं किया गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट छूट गया और बहुत डिस्प्यूट होने लगा, बहुत कंप्लेन होने लगा, जैसा अभी हो रहा है। तो उसके बाद वो हाफ वे थ्रू ही काम छूट गया। सो नॉट डन प्रॉपरली एंड नॉट कंप्लीटेड, दोनों सिचुएशन 60s में। दूसरे स्टेट्स ने, गुजरात ने, एमपी ने, पंजाब ने, उसके बाद दे हैव डन 2-3 सर्वे। उसके बाद आजादी के बाद उन्होंने 2 या 3 सर्वे किया, उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। बिहार वो 1960 में एक बार ट्राई किया, उसके बाद कभी कोशिश नहीं की। तो अब हमारा गैप और बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स, ये 40 ईयर्स बिफोर लास्ट सेंचुरी एंड 20 ईयर्स। पर फिर भी सर, इसमें क्या मूल वो बात है जिससे जनता सहमत नहीं हो रहा है बिहार सरकार से, वो बात बताइए। सर्वे एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम ये कहते हैं, हम आपको एक डेथ एंड बर्थ का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहिए। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डेथ बर्थ
सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ जब कोई डेथ होगा तो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, या कोई बच्चे का जन्म होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अब आदमी मर रहा है और बच्चा पैदा हो रहा है, अब वो स्कूल में नाम भी लिखा पा रहा है, वो अपना वोटर आईडी कार्ड भी बना पा रहा है, वो 10th 12th पास भी कर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उसके बाद आप सडनली एक सिस्टम लाए जिसमें आप कहते हैं कि भाई अब मैं सारे सिटीजन का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड अभी करेंगे। एक सिस्टम आपने लेके आए और 20 साल से लोग पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि सारे लोग जमा हो, बगल के पार्क में आओ या बगल के मैदान में आओ, सब अपना प्रूफ लेके आओ, अपने पिताजी का प्रूफ लेके आओ, तुम्हारा पिताजी कौन था, वो था, और मैं लिखूंगा कि भाई तुम्हारा जन्म कब हुआ और तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माँ कौन है। अब मैं लिखूंगा, मेरे पास पहले सिस्टम नहीं था। तो जब भी इस तरह की कोई काम किया जाता है तो हमेशा आगे के लिए किया जाता है, पीछे के लिए नहीं करते। बट चूंकि लैंड में एक पुराना सर्वे का सिस्टम था, उस सिस्टम को यूज करके 20-50 साल तक कुछ नहीं करेंगे और उसको सडनली आप कहेंगे कि भाई मैं सबको लिखूंगा। सही बात, ये एक अजीब सा सिचुएशन है। और मैं 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करूंगा, उसमें कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा, और मैं 60 साल के बाद सब ठीक कर दूंगा। तो लोग अपने घर में खुश हैं, गलत सही जो भी है उनको तकलीफ हो रही है, वो अपने पोजीशन में है, वो ना बेचना चाहता है ना खरीदना चाहता है, लेकिन उसको बोल रहा है तुम प्रूफ करो ये तुम्हारा घर है। सही बात, ये अजीब बात है। और तुम ये प्रूफ करो कि ये जमीन सरकारी नहीं है, और अगर तुम प्रूफ नहीं करोगे तो तुम्हारी ये जमीन सरकारी हो जाएगी। भाई सरकार क्यों नहीं प्रूफ करती है कि जमीन सरकारी है? उसके पास तो सब रिकॉर्ड है। सही बात है। वो किसी और से क्यों प्रूफ मांग रहा है? पर सरकार के पास भी ये रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनके पास होना है। आप वो ठीक से नहीं मेंटेन किए, इसलिए पब्लिक को कैसे तंग कर सकते हैं उस काम के लिए? बात सही। अगर है तो पहले वो अपना रिकॉर्ड ठीक करेंगे। सर आप ये बात कर रहे हैं कि प्राइवेट लैंड का रिकॉर्ड सही नहीं है बिहार सरकार के पास। नहीं, प्राइवेट लैंड और सरकारी लैंड अलग अलग नहीं मेंटेन होता है। वो एक कॉमन सिस्टम लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, जिसको हम गैर मजरूआ काम या गैर मजरूआ खास या इस तरह की सब इस्तेमाल हो जाती है, या एवं खास महल लैंड को प्राइवेट सरकारी जमीन माना जाता है। कैसरे हिंद जो भारत सरकार के पास जो जमीन है, जो कैंटोनमेंट है, रेलवे है, नेशनल हाईवे है, तो ये सब जो जमीन होती है इसको कैसरे हिंद जमीन बिहार में बोला जाता है। तो ये सारी जमीन सरकारी है। अब जो जमीन क्लियरली सरकारी है, लाइक कंटोनमेंट, रेलवे वगैरह, उसमें तो कोई कंफ्यूजन डिस्प्यूट नहीं होता। उसमें भी लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, लेकिन मोटा मोटी लोग मानते हैं कि सरकारी जमीन है, या रेलवे का लैंड है, या कंटोनमेंट या सेक्रेटेरिएट है, राजभवन है, एयरपोर्ट है, तो ये सब लोग मानते हैं। इसको क्या बोला जाता है सर टेक्निकल टर्म्स में? टेक्निकल टर्म्स है इसका गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ आम। हाँ। तो गैर मजरूआ आम शब्द इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है विलेजेस में जो इंटरमिक्स लैंड होता है, जिसमें कुछ जमीन खेती के लिए है, कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे कि पॉन्ड है, वेल है, कोई और दूसरा बोरवेल है, इस टाइप की चीजें जो गांव के अंदर होती है, जो कि सब लोगों के लिए होती है, किसी एक पर्टिकुलर किसान का नहीं होता है। तो इसलिए वो सब जमीन, या रास्ता होता है, मंदिर होता है, कोई मेला ग्राउंड होता है, कोई जानवर के पड़ाव का जगह होता है, जहाँ रात में जानवर आकर के जमा होता है। पहले होता था, अब तो अपने घर में रखते हैं। तो इस तरह की चीजें जो जगह होता था उसको गैर मजरूआ आम लिखा जाता था। आम लिखा जाता। इसके अलावा कुछ गैर मजरूआ खास जमीन होती है, जिसमें कि किसी रैयत के, किसी किसान के घर के बगल में या खेत के बगल में कुछ जमीन है जहाँ खलिहान का काम करता है, या जो एक ग्रुप ऑफ पीपल यूज करता है, पूरा विलेज यूज नहीं करता है, तो उसको गैर मजरूआ खास बोला जाता है। तो इस तरह का टर्म्स है। इवन किसान को भी एक सिंपल किसान वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता है, रैयत वर्ड बोला जाता है, जबकि उसको भूमि स्वामी होना चाहिए, तो लैंड का ओनर है। तो इसीलिए एक्ट में ही हम उसको ओनर नहीं बोलते हैं, क्योंकि जमींदार ओनर था और जमींदार से बिहार सरकार ओनर हो गई, तो लैंड का जमीन अभी ओनर अभी भी बिहार सरकार है, और वो सिर्फ किसान है, ये सिर्फ रैयत है। ये एक अजीब सा डिफरेंशिएशन इन टर्मिनोलॉजी, और ये मैसेजिंग है। सवाल है कि जब आप उसको किसान बोलते हैं तो ये मैसेज जाता है कि उससे आप कभी भी ले सकते हैं, जबकि आप ओनर बोलेंगे तो कहेंगे कि ठीक है कुछ टर्म्स है, तुमको कुछ रेवेन्यू देना है, लेकिन उसको ले नहीं सकते क्योंकि उसका वो मालिक है। सही बात। तो असल में है वो मालिक, लेकिन कहते हैं उसको आप किसान, रैयत इज किसान, रैयत का मतलब किसान होता है। तो आप उसको मालिक नहीं बोलते, जबकि असल में वो मालिक है। सेल है, परचेज है, अपने बच्चे को वो जमीन ट्रांसफर करता है, किसी को बेच सकता है, तो उसका मतलब वो मालिक है। सर आप जब ये इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, ये बात बोल रहे थे कि भैया
रजिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू का एक डिपार्टमेंट, इस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। अगर कनेक्शन होगा तो इससे क्या, मतलब इससे अभी वो व्यवस्था से इससे बेहतर कैसे होगा, एक बार बताइए। हाँ, तो देखिए, जब जमीन का रजिस्ट्री का रिक्वायरमेंट तब होता है जब हम जमीन को खरीदते हैं, बेचते हैं, या हम किसी को दान देते हैं। मतलब वो मेरे पारिवारिक हिस्सेदारी से नहीं आता। लेकिन अगर जमीन हमें अपने पूर्वज से मिलता है तो उसमें कोई डीड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सॉरी। उसमें कोई डीड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। या अगर हम कोई पारिवारिक बंटवारा करते हैं, पारिवारिक व्यवस्था करते हैं, तो उसमें भी एक पार्टीशन डीड बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। लेकिन लोग उसको अवॉइड करते हैं करने से, क्योंकि सरकार उसमें बहुत टैक्स लगाती है, स्टाम्प ड्यूटी लगाती है। तो इस तरह से स्टाम्प ड्यूटी आदमी तब पे करना चाहता है जब कोई आउटसाइडर, कोई दूसरा आदमी उसको खरीदता है या बेचता है या गिफ्ट करता है। तो रजिस्ट्रेशन इस तरह से एक सेपरेट एक्टिविटी है, एक अलग एक्टिविटी है, लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस से। रूल ये कहता है कि जब भी कोई जमीन रजिस्टर होगी तो उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, जिससे वो म्यूटेशन कर सके। बट इंफॉर्मेशन बीच में ही अटक जाता है और लोग उस पर एक्ट नहीं करते हैं, लोग उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। रूल में है बट वो पेपर में है। सरकार ने बिहार में भी या दूसरे राज्यों में भी कोशिश किया है कि इसको कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम करें, SMS चला जाए, सॉफ्टवेयर से नोटिफाई हो जाए। लेकिन अगर वहाँ का अधिकारी और वो आदमी अगर उस पर एक्ट नहीं करना चाहता है तो उसका क्या मतलब? सही बात है। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग सिस्टम में रहता है। बिट्स एंड पीसेस में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मध्य प्रदेश ने एक सिस्टम ले आया साइबर तहसील। दूसरे स्टेट्स गवर्नमेंट में लाइक कर्नाटका में, जहाँ के लैंड रिकॉर्ड काफी एडवांस है, उन्होंने एक सिस्टम लाए कि भाई एक बार अगर जमीन की रजिस्ट्री होगी और अगर उसके बाद अगर इसका म्यूटेशन नहीं हुआ तो सेकंड टाइम रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। बट बाकी सब जगह ऑलमोस्ट पूरा इंडिया में सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी रजिस्ट्री हो सकती है। तो म्यूटेशन नहीं भी हुआ तब भी रजिस्ट्री हो सकती है। तो ये तो कोई चेक ही नहीं हुआ। सही बात है, सही बात। कोई चेक नहीं हुआ तो फिर से रजिस्ट्री कर लेगा वो आदमी जो खरीदा, वो फिर आगे भी बेच दिया और म्यूटेशन में उसका नाम भी नहीं है। सर, यह हम लोग बात करने के पहले ये बात कर रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म बिहार में लागू नहीं हुआ। ये बिहार में लैंड रिफॉर्म ना लागू होने का कारण क्या है सर, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो लैंड रिफॉर्म एक दूसरी इच्छा है जो कि ये कहता है कि जिसके पास सरप्लस जमीन है उससे वो जमीन ले करके जो भूमिहीन है, जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, उनको दिया जा सकता है। तो ये ठीक भी है। जो जिसके पास बहुत एक्सेस जमीन है और वो खुद खेती नहीं करता है, तो किसी के पास कोई भी जमीन नहीं है तो उसको दिया जा सकता है। भूदान आंदोलन भी नियरली इसी बात को करने के लिए किया गया था, जो विनोबा भावे ने किया था। वो बहुत अच्छा अभियान था और बहुत सोसाइटी समाज में उसका काफी सपोर्ट मिला था। वो हर जमींदार के पास जाते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास 200 एकड़ जमीन है, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तो तुम ये समझो कि मैं तुम्हारा 5वां बच्चा हूँ और अपना 1/5वां हिस्सा जमीन तुम हमें दे दो और मैं उसको गरीबों को दे दूंगा। अब विनोबा भावे ने तो भूदान के अंदर में जमीन ही उसका डॉक्यूमेंट भी बनाया और डिक्लेयर भी हुआ कि वो जमीन दी जाएगी भूमिहीनों को। सही बात। लेकिन सरकार ने उस जमीन को फिर भूमिहीनों को आइडेंटिफाई करके ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसलिए भूदान के बाद भी अधिकतर केस में जमीन पुराने जमींदार के पास ही रह गई पोजीशन में। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इच्छा अच्छी है, लेकिन अगर कोई नोबल कॉज को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नोबल ही रहता है, वो मिस हो जाता है। तो आज के दिन जो जितनी भी भूदान की जमीन है वो अधिकतर केस में पुराने ही लैंड ओनर के पास है और क्लियर ही नहीं है। और उसे क्वेश्चन सरकार के पास नहीं आया, नहीं किया गया। सरकार उसको प्रोएक्टिवली ले करके जमीन लैंडलेस को दे देती तो वो होता, लेकिन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, लैक ऑफ विल बोल सकते हैं, जो भी रीजन था वो हो नहीं पाया। तो इस तरह से भूदान का इफेक्टिवनेस खत्म हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ लोगों को। दूसरा जो लैंड रिफॉर्म का दूसरा पर्पस है कि जो सरप्लस लैंड है उसको दिया जाए। अब ये बात 1950s में, 60s में, 70s में काफी कंसीवेबल था। मतलब इसको हम विजुलाइज कर सकते थे कि हम कैसे सरप्लस लैंड लेकर के दे सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड उस समय नया था। आजादी की इमीडिएटली बाद लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग थी कि अच्छा भाई ये इसका जमीन है, इसके पास 300 बीघा जमीन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल था। सही बात। लेकिन अभी
5-7 जनरेशन में बंटवारा होने के बाद और लैंड ओनर का नाम प्रॉपरली नहीं अपडेट होने के कारण आज के दिन ये पक्के तौर पे कहा ही नहीं जा सकता है कि किसके पास सरप्लस है, कौन जमीन किसका है, किसका पोजीशन में है। ये मतलब अच्छे से फिक्स करना बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर अच्छा लैंड रिफॉर्म, अगर ढंग का लैंड रिफॉर्म जो इफेक्टिव हो सके, अगर उसको भी हमें करना है बिहार में, तो उसके लिए हमें पहले लैंड रिकॉर्ड को ठीक करना पड़ेगा। पहले लैंड रिकॉर्ड, पहले जब तक लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा तब तक लैंड रिफॉर्म भी नहीं हो सकता है। और एक जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है कि लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं होने के कारण हमारा जितना भी लोकल सिविल कोर्ट में केसेस होता है 60% केसेस लैंड डिस्प्यूट से होता है। लैंड डिस्प्यूट से होता है। अनदर 10% वो डिस्प्यूट होता है जिसमें लोगों ने एक दूसरे को मारपीट किया, मर्डर कर दिया, ये कर दिया, तो वो अब एक क्रिमिनल केस बन गया, फौजदारी मुकदमा बन गया, लेकिन उसका रूट कॉज लैंड ही था। इसका सोशल कॉज ये है, सोशल कॉज है, उसका इफेक्ट है, बट रूट कॉज फिर भी लैंड डिस्प्यूट ही था। तो अगर वो सबको आप इंक्लूड करें तो नंबर आपको 70 to 80% हो जाएगा ऑफ द कोर्ट केसेस, जो कि रूट कॉज नॉट गुड मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सर, आप बहुत इश्यूज के बारे में बात किया सर। एक बात की है कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं होने के कारण ये हुआ, और लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सही नहीं होने के कारण बिहार में लैंड का इतना सारे डिस्प्यूट हो रहा है। और इसके कोई पहलू है सर, और इसमें कोई इश्यू है सर, एक बार एड्रेस करना चाहते तो? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जमीन किसी भी आदमी का, किसी भी सिटीजन का, उसका प्राइम पोजीशन होता है, उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। कहीं भी आज भी बहुत हाई है, आजादी के समय भी बहुत हाई था। जमीन हो या फ्लैट हो, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति बोलते हैं, प्रॉपर्टी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पोजीशन होता है उसका। अब आप छोटी सा एग्जांपल लीजिए कि एक हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको हम अपने नाम में रजिस्टर करते हैं, सरकार रोड टैक्स लेती है और गाड़ी के ऊपर आरसी के ऊपर मेरा नाम लिख देते हैं। कल को हम उसको गाड़ी को प्रवीण को बेचते हैं, तो हम उसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसी आरटीओ ऑफिस में जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये फॉर्म है, इसको मैं भरता हूँ और मैं लिखता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी प्रवीण को बेचा और प्रवीण ने उस गाड़ी के लिए हमें पैसे दे दिए। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आरटीओ चेक करता है कि वो गाड़ी मेरी है, मतलब गाड़ी का जो नाम है, गाड़ी का नंबर है, उसका ओनर का नाम अशेष कुमार है और अशेष कुमार कह रहा है कि मैं इसको दे दिया। इस दो इंफॉर्मेशन के बेसिस में उसमें अब वो उस गाड़ी के नंबर के इसमें प्रवीण का नाम लिख दिया जाता है। मतलब वही डिपार्टमेंट, वही बॉडी पहले रजिस्टर करती है, फिर वही बॉडी पहले सेकंड टाइम ट्रांसफर करती है, और ट्रांसफर करने के पहले वो चेक करती है कि बेचने वाला उसका ओनर है कि नहीं। सही बात। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पूरे सिस्टम में डिपार्टमेंट या आरटीओ किसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है? वो प्रवीण के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज गाड़ी अशेष के पोजीशन में है और प्रवीण के पोजीशन में जाने वाला है। तो जो जाने वाला है, जो पैसा दे रहा है, सरकार उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर, उसको प्राइमरी मानती है कि उस पर डिफ्रॉड नहीं हो जाए, वो चीट ना हो जाए, उसको नॉन एग्जिस्टेंट गाड़ी ना दे दिया जाए। सही बात है। नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन ने गाड़ी सेल होता ही है। तो चेकिंग ऑफ गाड़ी एंड सेलर सरकार करती है। इस तरह से वो बायर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हमारा जो लैंड सिस्टम है ठीक उल्टा है। पहले जमीन के जब ट्रांसफर होता है तो रजिस्ट्रार बाय लॉ ये चेक करने का अधिकार नहीं है उसको बेचने वाले का जमीन है कि नहीं। वो जो भी चेक करता है वो इनफॉर्मल है, वो अंडरस्टैंडिंग है, एक्ट उसको पावर नहीं देता है। पहला पॉइंट। दूसरा, वो ये पूछता है बेचने वाले से कि क्या तुम्हें तुम्हारे जमीन की पैसे मिल गए। वो बेचने वाले की राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर बेचने वाला बिना जमीन के, उसके पास कोई भी जमीन नहीं है और वो भी बेच दिया, तो रजिस्ट्रार उसको पूछ नहीं सकता है, और रजिस्ट्रार उसको कल को बुला के नहीं पूछ सकता है कि भाई तुम क्यों बेच दिए, तुम्हारे पास तो जमीन था नहीं। तो वो बेसिकली खरीदार को नहीं प्रोटेक्ट करता है, वो बेचने वाले को प्रोटेक्ट करता है। जबकि प्रोटेक्ट तो खरीदार को करना है, क्योंकि पैसा वो दे रहा है। सही बात है। टैक्स भी वो दे रहा है, जमीन का पैसा वो दिया। तो खरीदार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे प्रेजेंट सिस्टम में, बेचने वाले का सब प्रोटेक्शन है। सही बात। इंक्लूडिंग डिफ्रॉडिंग, उसके डिफ्रॉडिंग को भी मदद कर रहा है सरकार। पूछ ही करता ही नहीं है कि तुम जमीन तुम्हारा है या नहीं, तुम्हारा हिस्सा है या नहीं है। तुम अपने भाई का जमीन तो नहीं बेच रहे, अपनी बहन, अपनी बुआ के लड़के का तो जमीन नहीं बेच रहे हो, पूछ ही नहीं सकता।
तो ये सब प्री फ्रॉड है। सही बात। सरकार ज्यादातर बायर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ना कि सप्लायर्स को, सेलर्स को सेलर्स। सर इसमें ये लैंड का इश्यूज में और अभी सर्वे जो हो रहा है उसमें करप्शन कहाँ आ रहा है सर? करप्शन कहाँ हो रहा है करप्शन असल में? अगर पुराना रिकॉर्ड सही नहीं है और सरकार ये अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती है कि लैंड का ओनरशिप का प्रूफ होने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट है, वो कहती है हमें नहीं पता तुम ओन करते हो कि नहीं, तुम प्रूफ करो कि तुम ओन करते हो। तो अब मेरे पास जो जमीन मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने रजिस्ट्री कराई थी, वो रजिस्ट्री हमें लेके आना है, जबकि रजिस्ट्री हम सरकार के यहाँ करवाए थे, उसका म्यूटेशन भी सरकार किया हुआ। सरकार प्राइमरी रिकॉर्ड होल्डर है, लेकिन मांग किससे रहा है? पब्लिक से। जवाबदेही अपनी शिफ्ट कर रहा है पब्लिक पे, तो नेचुरली करप्शन का सोर्स भी है। अब पब्लिक वो अपनी रिकॉर्ड को प्रूफ नहीं कर पाएगा, उसको वही रिकॉर्ड प्रूफ करने देने के लिए वो जब मदद करेगा, बिकॉज ही हैज द रिकॉर्ड, सरकार हैज द रिकॉर्ड, पब्लिक मे और मे नॉट है, तो उसी का प्रूफ देने के लिए उसी से पैसे लेगा। सही बात है। सरकार एक चीज जानती है अपने रिकॉर्ड से, थ्योरेटिकली जानती है, प्रैक्टिकली गलती, प्रैक्टिकली मिस्टेक हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट थ्योरेटिकली गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग, बट इट इज आस्किंग सिटीजन टू प्रूव इट, सो नेचुरली दे आर डिमांडिंग मनी। सही बात है सर। ये जो भी लेके जाएगा वो बोलेगा कि ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही करने के लिए पैसा। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, मैंने गाड़ी बेचा तो रजिस्ट्रार अथॉरिटी ये बोलता है कि तुम आरसी लेके आओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि ये गाड़ी का नंबर क्या है और तुम इसके ओनर हो कि नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास रजिस्टर है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। सही बात है, उसमें नाम लिखा हुआ है, तो हमें क्यों बुला रहे हो? तो प्रूफ करो कि गाड़ी है कि नहीं, और तुम्हारे नाम पे गाड़ी है कि नहीं। यू ऑलरेडी हैव द नंबर, नेम आल्सो, एवरीथिंग। मैं तो उसी की कॉपी लेके आया हूँ। ये अप टू डी चेक करना है, पर नहीं हो रहा है। सो कहने का मतलब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के ऊपर शिफ्ट कर दे रही है और उसी के लिए उसको तंग कर रही है, और इसी के लिए करप्शन हो रहा है। सही बात, होगा ही करप्शन। सर हम लोग अक्सर ये सुनते हैं बिहार में लैंड का अवेलेबिलिटी ना के बराबर है इंडस्ट्री को देने के लिए। यहाँ इसमें लैंड इश्यू एक आता है, लैंड डाइवर्शन, लैंड कन्वर्शन का आता है। ये क्या समस्या है सर? एक बार दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए, लैंड डाइवर्शन या लैंड कन्वर्शन जो है बिहार में होता है कि नहीं, अगर होता है तो किस हद तक होता है, और नहीं होने का क्या पहलू है? देखिए, लैंड डाइवर्जन या कन्वर्जन, बिहार में उसको कन्वर्जन बोलते हैं, दूसरे राज्यों में उसको डाइवर्जन भी बोलते हैं। लैंड कन्वर्जन एक परमिशन बेस्ड सिस्टम है। कहने का मतलब सरकार ने हमें जमीन दी है खेती के लिए, अगर उसमें हम घर बना सकते हैं कि नहीं, उसमें फैक्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं, उसमें कोई माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं, कोई एसईजेड बना सकते हैं कि नहीं, इसके लिए सरकार थ्योरेटिकली हमें सरकार से परमिशन लेना है, और सरकार एक टैक्स हमें कन्वर्जन फी या टैक्स लेगी, और उस फी के हिसाब से वो कन्वर्जन का परमिशन देगी। फिर भी ये डिस्कशनरी पावर है एसडीओ के हाथ में। थ्योरेटिकली एसडीओ में रिफ्यूज, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेज पूरी खिचड़ी होने के कारण करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स में, स्पेशली स्टेट्स अराउंड दिल्ली, मैंडेटरीली वो लोग अनलेस देयर इज ए स्पेशल रीजन वो कन्वर्जन की परमिशन नहीं देते। बिहार में दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, बट इट इज नॉट राइट बेस्ड। व्हाट शुड बी, इट शुड बी राइट बेस्ड। मेरी जमीन है, मैं आज इसमें खेती करना चाहता हूँ, मैं कल इसमें घर बनाना चाहता हूँ, कल मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, इट शुड बी माई राइट, ओके, बिकॉज मैं इसका जमीन का मालिक हूँ। अगर इस जमीन पे आज खेती के कारण, कल घर बनाने के लिए, परसों फैक्ट्री के लिए अगर सरकार का कोई टैक्स बनता है तो सरकार को मांगने का हक है। तो पर्पस ये होना चाहिए कि हम सरकार को बताएं कि ये मेरा जमीन खेती का है, इस पे मैं गोडाउन बनाना चाहता हूँ, जो एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो हम एक सॉफ्टवेयर में जाएं, बोले मेरी इतनी जमीन है, मैं इसको इस यूज से इस यूज में करना चाहता हूँ, तो सरकार सिर्फ सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करके बताना चाहिए कि इतने एरिया का इतना टैक्स लगेगा, वो टैक्स पे करिए, और वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होना चाहिए, बिकॉज ये मेरा राइट है। सही बात है। परमिशन बेस्ड क्यों है? जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। इसीलिए अधिकतर जमीन
आज भी मार्क्ड है एज एग्रीकल्चर लैंड, जबकि उसमें सब बड़े बड़े मतलब कॉलोनी बनी हुई है, लोग उसमें रह रहे हैं, और सब स्टेट्स में प्रॉब्लम है। ओनली वन स्टेट इन इंडिया एज ए रूल दे रिमूव दिस परमिशन रिक्वायरमेंट, दे मेड इट फी पेमेंट बेसिस, मतलब सॉफ्टवेयर में जाइए, आप फी पे करिए और वो कन्वर्जन हो जाएगा। सो इट इज, कौन सा स्टेट है? इट इज मध्य प्रदेश, वेयर आल्सो आई हैव वर्कड। तो वो परमिशन बेस से डिमांड बेस हो गया, फी बेस्ड हो गया। उसमें भी कुछ लॉ में लॉकिना है, बट प्राइम फेसी 90% वो ट्रबल फ्री है। बट हमें यहाँ तो सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ऑटोमेटिक भी नहीं है, परमिशन बेस्ड है, वो भी पेपर पे है। सही बात। तो होल प्रोसेस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड बाय टाइम पीपल आल्सो इट इज द सोर्स ऑफ करप्शन। सही बात। सर आप एग्जांपल के लिए जो रॉबर्ट वड्रा का इतना फेमस स्कैम था और उसके बारे में इतना नेशनल न्यूज मीडिया में और इसमें हंगामा हुआ था, अल्टीमेटली उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं किया जा सका। उसका रीजन वही है क्योंकि वो सिर्फ उसका लैंड का कन्वर्जन कराया था, जो कि नॉर्मली सरकार आसानी से नहीं देती है। उसके केस में बिकॉज उसकी फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने दे दिया। गवर्नमेंट इन केस ऑथराइज्ड है वो परमिशन देने के लिए, और उसने सिर्फ लैंड को परमिट किया चेंज खेती से in the residential development, and DLF ने उसमें खरीदा। इट्स सच ए सिंपल थिंग, जो कि मेरा हक है इन एनी केस। अगर ये राइट होता तो यू डोंट नीड रॉबर्ट वड्रा। सही बात। आप सॉफ्टवेयर में अप्लाई करो, आपको परमिशन मिल गई। DLF रॉबर्ट वड्रा को नहीं हायर करेगा। सर आप जब इश्यूज के बारे में बात किए थे, आप लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में बात किया, टूटा हुआ, हाँ वो साइलोस के बारे में बात किए थे, और क्या बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड फटा हुआ, लैंड रिकॉर्ड का वो भी बात किया था, और बायर्स के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए सरकार का करके, ये भी बात बोले। सर इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सर सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे। पहला, सरकार ये चाहती भी है, ऑल्दो ये स्टेट सब्जेक्ट है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मल्टीपल टाइम कोशिश किया है कि एक कॉमन लैंड ओनरशिप या इमूवेबल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक्ट या इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइटल एक्ट, नाम कुछ भी हो सकता है, करके एक एक्ट लाने की कोशिश की। पास्ट में 2010-11 में बहुत सीरियस कुछ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि इसको लैंड टाइटलिंग एक्ट, लाइक रजिस्ट्रेशन एक्ट, लाइक ट्रांसपोर्ट एक्ट, ट्रांसपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, बट उसका एक्ट जो है MVI एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। सेम वे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके अंदर ये स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी चार्ज होता है, ये एक सेंट्रल स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, उसको स्टेट्स इंप्लीमेंट करती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टाइटलिंग एक्ट लाना चाहती थी। 2010-11-12 में उसका काफी पुश था, काफी तैयारी थी, बट वो हो नहीं सका, और गैप यही था कि भाई ये स्टेट सब्जेक्ट है एंड वी मे बी इंक्रोचिंग अपॉन द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए वो एक्ट नहीं आया। अदरवाइज सरकार का हायर लेवल में ये अंडरस्टैंडिंग है कि रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है, ये दुनिया में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ हमारे भारत में ही, और पाकिस्तान बांग्लादेश जो हमारे मतलब पिछड़ा हुआ भाई है, मतलब वो हमसे भी बैकवर्ड है। तो बाकी ये सिस्टम भी, डुअल सिस्टम भी, रजिस्ट्रेशन सेपरेट एंड लैंड रेवेन्यू सेपरेट भी सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्री में था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड इंडिया एंड ऑल दिस साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। उन लोगों ने अपना सिस्टम कब का बदल लिया, बट हम उसी में अटके हुए हैं। तो ये तो कोई, जैसा हमने ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दिया, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि 2 सिस्टम हो। तो जो पहले रिक्वायरमेंट है और लीगल रिक्वायरमेंट है, जिसको कि सरकार, भारत सरकार भी लाना चाहती थी, वो है कि पहले आप सिंगल एक्ट लेके आओ, which we can call anything, Immovable Property Management Act, Land Titling Act, Immovable Property Titling Act, whatever, जो लैंग्वेज, जो वर्ड हो, पहले तो एक कॉमन एक्ट होना चाहिए। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट 2 डिपार्टमेंट होती है, टेक द एग्जांपल ऑफ बिहार, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स एक डिपार्टमेंट है, उसका एक डायरेक्टर है, उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका एक मिनिस्टर है, तो ये सारे लोग अलग हैं। फिर एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो कि एक रजिस्ट्रेशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट का पार्ट है। अब सोचिए एक्साइज को रजिस्ट्रेशन से क्या कनेक्शन है, वो एक डिपार्टमेंट में है, वो जो हमारा एक्साइज प्रोहिबिशन जो डिपार्टमेंट, प्रोहिबिशन, एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसमें क्या कनेक्शन है? दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, वो एक है। अब उसका इंस्पेक्टर जनरल भी अलग होता है, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अलग होता है, उसका मिनिस्टर भी अलग है। तो पहला काम है कि आपको एक लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी
डिपार्टमेंट बनाना है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, आप जो भी नाम रखते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाना, उसका एक मिनिस्टर होगा, उसका एक उसको सेक्रेटरी होगा, उसका एक कमिश्नर होगा, who should have the commissioner's power, authority to implement. That is first reform. सही बात। लॉ रिफॉर्म। जब आपने ये लॉ को चेंज किया तो आपको अब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है। वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है कि जो मिनिमम जो लोएस्ट लेवल ऑफिसर है वो है सर्किल ऑफिसर, वो एक सर्किल में होता है, जबकि हमारी लैंड की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन है कि एटलीस्ट एक पंचायत लेवल ऑफिसर होना चाहिए, एटलीस्ट पंचायत लेवल ऑफिसर होना चाहिए। तो वो जो पंचायत लेवल ऑफिसर होना चाहिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करेगा। तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार है जो डीड को रजिस्टर करता है वो क्या करेगा? तो उसकी पावर इसमें सब्ज्यूम हो जाएगी और वो पुराने सिस्टम को कंटिन्यू रखेगा, एंड दैट कैडर कैन बी मर्ज, जो कि कैडर तेलंगाना में उन्होंने मर्ज करके ये कोशिश किया था, जहाँ की मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, MRO एंड सब रजिस्ट्रार को कॉमन पावर किया गया था। सो अल्टीमेटली जब डिपार्टमेंट मर्ज होकर क्रिएट होगी तो ये कैडर भी मर्ज होगा, कैडर भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। दैट इज पार्ट 1 ऑफ द वर्क, दैट इज पंचायत लेवल ऑफिसर होना चाहिए, नॉट सर्किल ऑफिसर एंड SDO लेवल। सेकंड, यू नीड ए सेपरेट appellate tribunal to solve the dispute। ये सॉल्व करने के लिए सेपरेट because dispute is going to be there। now कोर्ट की जगह पे मैटर सिविल कोर्ट में जाने की जगह पे आपको ट्राइब्यूनल चाहिए जो इमीडिएटली उसका अपीलिंग ऑफिसर है। प्रॉब्लम हुई, अपीलेट में जाओ। अपीलेट इज एक्टिंग एज ए सुपीरियर ऑफिस, जो कि पंचायत लेवल पे या सर्किल लेवल, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो पंचायत लेवल पे, और अगर वॉल्यूम कम है तो सर्किल ऑफिस लेवल पे हो सकता है, विच इज अपीलेट लेवल 1, लोएस्ट लेवल अपीलेट। देन देयर शुड बी अपील अपीलेट, मतलब अगर अपीलेट कोर्ट में अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला, आपका अवार्ड सफिशिएंट नहीं है, यू हैव नॉट गॉट द जस्टिस, तो फिर आप सेकंड लेवल अपील करें। सेकंड लेवल अपील करने के बाद यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, देन इट शुड बी लॉ, अब आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, बिकॉज यू हैव एग्जॉस्टेड द लोअर लेवल जुडिशियल सिस्टम। सही बात, which is you have 2 levels of appellate। तो 2 लेवल में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। सो दिस वे आप सिविल कोर्ट की लोड कम कर सकते हैं, जो टोटली अननेसेसरी है, बिकॉज सिविल कोर्ट सारे सिविल मामलों को डील कर रहा है, सारे क्रिमिनल मामलों डील कर रहा है। ये सिर्फ लैंड को डील करेगा, स्पेशलाइज्ड होगा। जैसे आपको कमर्शियल टैक्स का, GST का अपीलेट होता है, कोर्ट होता है, कमिश्नर होता है, अपीलेट कमिश्नर होता है, इनकम टैक्स का अपीलेट कमिश्नर होता है, वो सिर्फ उस सब्जेक्ट को डील करता है। कस्टम्स का अपीलेट कमिश्नर होता है, वो दे डील विद ओनली दैट सब्जेक्ट, नॉट द होल वर्ल्ड। सही बात है। एंड देन वहां से आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारी ये न्यायिक व्यवस्था है। सही बात सर। ये गवर्नेंस का, दिस इज लीगल एंड गवर्नेंस। उसके बाद हमें एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग, अभी जो हमारे पास जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो बहुत वीक है सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहिए, जिसमें कि यू नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा एंड सॉफ्टवेयर, जो कि जो इसमें मेरी एक्सपर्टीज है और यही हम करते रहे हैं। तो वो डेटा एंड सॉफ्टवेयर जो सारी पुरानी डेटा जो साइलोज में पड़ी है, उसको पहले एक प्लेटफॉर्म में, एक जगह में लेके आएगा, जिससे कि एक दूसरे के बीच में रिलेशन बैठाया जा सके। अभी इंफॉर्मेशन टुकड़ों में रहती है और सब अपनी अपनी दुनिया में है और उनमें कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर एंड स्ट्रॉन्ग डेटाबेस चाहिए, जिसमें ये पुराने डेटा को कॉमन एमलगेट एंड कोरिलेट किया जा सके। दैट इज पार्ट 2। थर्ड पार्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम पब्लिक को ये ना कहें कि भाई आपका अभी से डीड रजिस्ट्री नहीं होगा या आप जाके यहाँ करो। आप पब्लिक को नज करें, आप पब्लिक को प्रॉम्प्ट करें कि तुम डीड रजिस्ट्रेशन की जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न्यू सिस्टम में जाओ, और इसको
पब्लिक अडेप्ट करे, इसके लिए हम स्टाम्प ड्यूटी में कुछ डिबेट भी दे सकते हैं, बस उसको छोड़ के ये करो। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन होगी, यहाँ सीधे डीड की रजिस्ट्री नहीं होगी, पहले सेलर वेरीफाई होगा, उसकी राइट्स टू सेल वेरीफाई होगा, अगर इनहेरिटेड है, ये है, वो है, जो है डीड के बेसिस में, तो ये कंफर्म होगा कि भाई वो राइटफुल सेलर है, प्रोटेक्टिंग द बायर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उस पार्सल की एक्यूरेट जीआईएस बेस्ड डिमार्केशन की जाए, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए वो सेलर या बायर नोटिस देगा, उसको रजिस्ट्रार उसकी क्लेम को सुनेगा, उसको एक टाइम देगा, 1 या 2 दिन के बाद उसको टाइम दिया जाएगा, इसमें अपनी क्लेम प्रेजेंट करेगा, और एक ग्राउंड की बाउंड्री की डिमार्केशन का टाइम फिक्स किया जाएगा, जिसमें पार्टीज जाएंगे, पार्टीज अपना डिमार्केट करेगा। ये जीआईएस बेस्ड मार्किंग जब रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगा तो ये इसका पार्ट रहेगा, जिससे कि आप किसी भी मोबाइल ऐप से, किसी से अगर वो सर्टिफिकेट के को आप स्कैन करेंगे, उसमें क्यूआर कोड के फॉर्म में, सपोज क्यूआर कोड इज जस्ट ए टूल, क्यूआर कोड फॉर्म में वो पार्सल की बाउंड्री प्रिंटेड है, यू स्कैन दैट क्यूआर कोड, वो मोबाइल ऐप आपको उस पार्सल का बाउंड्री खींच देगा। आप खड़ा होकर देख सकते हो कि जो सर्टिफिकेट में मेरा जो बाउंड्री दिखा रहा है और जो एक्चुअली जमीन है वो मैच हो रहा है कि सही बात, जो सर्वे के टाइम, डिमार्केशन के टाइम में था, वो आप जितनी बार चाहे उतनी बार चेक कर सकते हैं। कोई भी पार्टीज के बीच में आबल के डिस्प्यूट है खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम रेलवे में अपना बर्थ नंबर खुद चेक कर लेते हैं, 2 पार्टी एग्री कर लेते हैं, तुम्हारा बर्थ क्या है, तुम्हारा बर्थ क्या है, दोनों चेक कर सकते हैं, ऐप में गए, उन्होंने नंबर डाला, अच्छा ये है, 2 डिस्प्यूट सॉल्व। सही बात है। सेम वे अगर वो सर्टिफिकेट में बाउंड्री मार्क्ड है तो आपको किसी सर्वेयर, किसी अमीन, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सही बात, आप झगड़ना चाहते हो तो झगड़ सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत क्लियर है कि आप जहाँ खड़े हो बाउंड्री है कि नहीं, बहुत क्लियर है। सही बात, 2 पार्टी का, सो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, दैट इज टेक्नोलॉजी करने। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है कि स्लो माइग्रेशन। स्लो माइग्रेशन मतलब एक तो आपने जो जमीन खरीदना बेचना चाहता है या जो म्यूटेशन करना चाहता है, उसको आपने ऑप्शन दिया कि भाई आप नए सिस्टम को अडॉप्ट करो, पॉइंट नंबर 1। अब पुराना वही अगर मान लो खरीदे बेचेगा भी नहीं और वो कुछ भी नहीं करेगा, तो उसका क्या आप करेंगे? तो उसके लिए रजिस्ट्रार, जो आपका इमोबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है, उसको एक डिपार्टमेंटल टारगेट रहेगा कि जितना रजिस्ट्री वो नॉर्मली होता है, सपोज पर डे 50 टाइटल्स, 50 प्रॉपर्टी रजिस्टर, ही आल्सो हैज टू टारगेट migrate existing record, existing registration from old system to new system. So he will issue notice for such people who is there in the old system to migrate in new system. और ये उसकी टारगेट है। तो आदमी म्यूटेशन करता है, पुराने सिस्टम से कर रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, तो एक पैरेलल सिस्टम है जहाँ की आपने उनको फैसिलिटेट किया जो बायर सेलर है, म्यूटेशन करा रहे हैं, जो इनहेरिटर हैं, जो अपनी जमीन के म्यूटेशन कर रहे हैं। और दूसरा सिस्टम आपने क्रिएट किया कि उस ऑफिसर को टारगेट दिया कि भाई तुम विलेज में, पंचायत में, ये वो पहले आप गवर्नमेंट लैंड को डिलीट करो, फिर आप जो बड़े बड़े पार्सल्स हैं जिसका कि बहुत ज्यादा, जब आपके नॉलेज में जिसका बहुत जमीन है, उसको आप डिलीट करो, उसको फिक्स करो, फिर उससे छोटे जमीन और उससे छोटे जमीन। तो ये अब वो ऑफिसर का 2 काम है, फर्स्ट इज transferring this title and second is proactively doing title issuance. सही बात। तो ये पैरेलल सिस्टम है, तो एक से आप नॉर्मल काम चल रहा है और एक से प्रोएक्टिव काम चल रहा है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ बायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लॉ से, प्रोसेस से उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहला आपने राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किया कि आपने सेलर को वेरीफाई किया, तो सेलर जेन्युइन है। दूसरा, आपने बायर को आधार रजिस्टर, आधार के थ्रू यूनिकली इंक्लूड किया। तो जब ये बायर फ्यूचर का सेलर है, फ्यूचर का सेलर है, जब ये फ्यूचर का सेलर है, उस दिन इसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आधार सिस्टम से यूनिकली, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हो सकता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर ये टाइटल रजिस्ट्रेशन हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनरशिप रजिस्ट्रेशन हुआ और सेलर के पास, सॉरी बायर के पास एक टाइम है कि भाई वो 15 डेज 1 मंथ में आकर के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा कि ही हैज गॉट पीसफुल पोजीशन ऑफ द लैंड, मतलब द सेलर हैज गिवन हिम द पोजीशन एंड ही हैज नो डिस्प्यूट ऑन द बाउंड्री।
डिस्प्यूट पहले भी सॉल्व किया गया बिकॉज आपने बाउंड्री डिमार्केट किया, बट स्टिल यू हैव वन मोर चांस, यू हैव गिवन वन मोर चांस टू बायर टू कम बैक टू रजिस्ट्रार एंड से कि मेरे साथ डिफ्रॉड हुआ, इसने जो सेल किया है ये गलत है। The law must provide that the amount which has been paid by the buyer will be reimbursed by the state, and I will come to know, I will come later how it can be done. So it is an insurance of the buyer. अगर हम डिफ्रॉड हो गए तो सरकार हमें कंपनसेट करेगी, तो सरकार ने टैक्स लिया तो वो मेरे पूरा पैसा देगी। सही बात। पॉइंट नंबर 1। लेकिन सरकार वहीं नहीं छोड़ेगी, सरकार हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी, लीगल राइट। उसी के साथ बिकॉज डिफ्रॉड कैसे हुआ, बिकॉज द सेलर हैज डिफ्रॉडेड, सेलर गेव द रॉन्ग डिक्लेरेशन, रॉन्ग एफिडेविट कि मैं जमीन ओन करता हूँ, देयर इज नो डिस्प्यूट। सेलर के अगेंस्ट में इमीडिएटली एक फौजदारी केस रजिस्टर हो जाएगा ऑफ चीटिंग एंड कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड ऑल। इसको कौन परसू करेगा? रजिस्ट्रार परसू करेगा, बिकॉज और उससे रिकवरी केस इनिशिएट हो जाएगा, तो उसने पैसे लिए तो रिकवरी केस इनिशिएट कर देगा वो सेलर के अगेंस्ट में। बायर को उसने कंपनसेट करके फ्री कर दिया कि भाई तुमने पैसे दिए लेकिन जमीन नहीं मिला, तुम जाओ, तो पैसा मिल गया। सही बात। तुमको पैसा वापस हो गया, और सेलर से वो रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट कर देगा विद पेनल्टी एंड इम्प्रिजमेंट और एनी अदर मींस व्हिच गवर्नमेंट डीम्स फिट। सरकार जो लॉजिकल समझती है, बिकॉज उसने चीटिंग किया, उसने सिर्फ बायर को नहीं चीट किया, सरकार को भी चीट किया, गलत किया, एश्योरेंस दिया, तो उसके अगेंस्ट में सारी होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए केस में। इससे दो चीज होती है, पहला तो जो फ्रॉड का चांसेस है वो तेजी से घटेगा। कोई आदमी डेलिबरेटली, बायर डेलिबरेटली गलत जमीन नहीं खरीदना चाहता है, वो चीट होता है, तो आपको सेलर को डराना है, तो ये नंबर अपने आप कम। और ये सिर्फ सरकारी एश्योरेंस है, अगर गड़बड़ होगी तो मैं दूंगा और इसको मैं छोड़ूंगा। सही बात। दैट्स ऑल, बिकॉज आप टैक्स भी ले रहे हैं, यू आर टेकिंग अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू एज अ टैक्स। दूसरा ये होगा कि जो बायर एंड सेलर जो प्रॉपर्टी के अंडर वैल्यूएशन करते हैं तो सेव द स्टैम्प ड्यूटी वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है कि अगर डिफ्रॉड होगा तो हमको पूरा पैसा मिलेगा, तो अगर वो अंडर वैल्यू करेगा तो उसको अंडर वैल्यू पैसा ही मिलेगा। सपोज प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख है, तो उसने उसको स्टैम्प को सेव करने के लिए 10 लाख को दिखाया, तो अब अगर डिफ्रॉड होगा तो ही विल गेट 10 लाख ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, ही विल नॉट गेट 50 लाख, जबकि वो एक्चुअली 50 लाख पे किया है। तो इससे जो हमारी कैश की जो ट्रांजेक्शन है, ब्लैक मनी का जो है, वो भी अपने आप कंट्रोल होगा। आई विल गिव यू व्हीकल एग्जांपल। व्हीकल का जब इंश्योरेंस करते हैं तो यू हैव टू डिक्लेयर आईडीवी, इंश्योरेंस वैल्यू। हर आदमी, इवन दो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा, बट हर आदमी उसकी आईडीवी ज्यादा करना चाहता है। इट इज इंश्योरेंस कंपनी जो कि उसको कम करता है। आप कभी करो अपने इंश्योरेंस रिन्यू करो, क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो हमको वो अमाउंट मिलेगा जो आईडीवी है, वही मिलेगा। तो ही वांट्स टू पे हायर प्रीमियम टू हैव हायर value of the vehicle, higher value of the vehicle. Why? Because in case of accident उसको पैसा मिलना है, so he is not saving the insurance amount, he is declaring the value of vehicle more or correct vehicle. हाँ, so ये self correcting mechanism है of the undervaluation property declaration, undervaluation of also corruption, because all the money which is paid in as black, actual transaction is 50 lakhs. On paper, you have only done 10 lakhs. So 10 lakhs only you are paying through bank. 40 lakhs is cash transaction. That also will reduce. Definitely reduce. And सबसे important है, गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर से ये प्रोसेस प्रोविजन करना है कि ये जो पेमेंट करोगे वो तुम मेरे सिस्टम से करोगे, मेरे पेमेंट गेटवे से करोगे। मतलब यू विल गो टू सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर विल बी इमोवेबल प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, where the buyer will pay to seller through my system. Okay, so I have proof how much you have paid. There is no confusion. So if there is a dispute, you are liable to be compensated that much what you paid in my knowledge. तुमने ये डिमांड ड्राफ्ट बनाया, you paid like this, you paid like this. Writing is all nothing. No, you can't write anything. सही बात। इसको चेक करना, प्रूफ करना is another exercise. Here there is no proof required because it is happened through your system. सही बात है सर। सर, हमने बहुत चीज़ें के बारे में बात किया, इश्यूज के बारे में बात किया और सॉल्यूशन के बारे में बात किया। सर, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें कौन स्टेट में कौन सा चीज़ वो बेस्ट कर रहे हैं
और बिहार में वो अपना सकते हैं, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स बता हाँ, तो बेस्ट प्रैक्टिस के मामले में ऑल्दो कर्नाटका ने ये टाइटलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट उन्होंने टाइटलिंग को स्पिरिट में अडॉप्ट कर लिया है। स्पिरिट से मतलब है कि जब एक रजिस्ट्री होती है तो सॉफ्टवेयर से म्यूटेशन अपने आप ट्रिगर होता है, ठीक है, ट्रिगर होता है अपने हाँ, सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होता है। उसके बाद म्यूटेशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो पेंडिंग रहेगा, बट बायर नेक्स्ट रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा अगर म्यूटेशन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि अगर सेलर बायर सेलर तब तक नहीं बनता है जब तक उसका लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं आ जाता है। तो लैंड रिकॉर्ड का जो सेलर है वो नाम होना चाहिए और वो आधार वेरीफाइड नाम होना चाहिए। मतलब आप जाके नहीं बोल सकते मैं प्रवीण हूँ, मेरा ये प्रवीण लिखा हुआ है। प्रवीण का आधार नंबर है और आधार नंबर से वेरीफाई होगा बाय थंब इम्प्रेशन और ओटीपी, तभी सॉफ्टवेयर उसको आगे बढ़ने देगी एज ए सेलर। तो इस तरह से उन्होंने मतलब थोड़ा घुमा के नाक पकड़ा है, बट दे हैव काइंड ऑफ अचीव्ड दिस। सही बात है। यही चीज को मध्य प्रदेश कोशिश कर रहा है साइबर तहसील के फॉर्म, वो नाम दिए हैं नया साइबर तहसील, जिसमें कि जैसे रजिस्ट्री होगी और वो मतलब वो स्लोली जा रहे हैं। अभी उन्होंने फुल रजिस्ट्रेशन को दिया है, अगर प्लॉट नंबर फुल्ली सेल हो रहा है तो साइबर तहसील में चला जाएगा, बट अगर पार्ट सेल हो रहा है बिकॉज पार्ट प्लॉट को डिवाइड करना है तो अभी साइबर तहसील में नहीं जाता है। इसी कर्नाटका में इसी तरह उन्होंने एक सिस्टम ऑफ प्री म्यूटेशन या प्री रजिस्ट्रेशन सर्वे का भी प्रोसेस वहाँ पे है। तो आप सेल डीड रजिस्ट्रेशन के पहले ही सर्वे करा सकते हैं, जो कि आपकी डीड का पार्ट होता है। तो प्लॉट पहले ही से डिमार्केटेड है डीड में और वही डिमार्केटेड म्यूटेशन में ओके हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर के ही थ्रू गया। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर से कुछ चीजें अचीव कर ली हैं जो कि इंडिपेंडेंट साइलो का प्रॉब्लम को उन्होंने कम किया है, बट जीरो वो भी नहीं किया, बिकॉज एक्ट अलग अभी भी है, प्रोसेस अलग है, डिपार्टमेंट अभी भी उनका भी अलग है, इंस्पेक्टर जनरल अलग है, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड अलग है और सिस्टम अलग अलग है, बट उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर से लिंक किया है। ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, बट इन प्रिवेलिंग सिचुएशन दे हैव डन बेस्ट। बट द बेस्ट सोल्यूशन इज लाइक एग्जांपल कि भाई हमारे देश में लैंडलाइन नहीं आया, लैंडलाइन बाद में आया, US developed country में USA, Europe and all landline was all prevailing. So they had to migrate from landline to mobile. In fact, they migrated from उन्होंने landline से कारफोन migrate किया, कारफोन से मोबाइल में किया। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हमने सीधा मोबाइल ही अडॉप्ट किया। तो अधिकतर लोगों के पास लैंडलाइन नहीं है, मोबाइल। तो यही बिहार चूंकि थोड़ा पीछे छूट गया है, हमारे पास एक चांस है कि हम सीधा एक सिंगल सिस्टम में लीपफ्रॉग कर सकते हैं, जो कि हम कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से भी आगे, हरियाणा से भी आगे हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि हमारे पास चांस है, बहुत पीछे छूट गए, तो हम स्ट्रेट अवे बेस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लें, जो कि इंटरनेशनली सब जगह है। हम तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया की बात कर रहे हैं, बट वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया ने 1990 में 2000 में उन्होंने एक टॉरेंट सिस्टम लेके आए। वो बेसिकली कुछ नहीं है, ये दो इंडिपेंडेंट सिस्टम को मर्ज करना है। और आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में यू कैन बाय एंड सेल लैंड लाइक ए स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ऑनलाइन लाइक ए शेयर ट्रेडिंग, यू कैन ट्रेड योर लैंड। व्हाई शुड वी नॉट रीच देयर? बट ये तभी होगा जो लैंड टोटली टेक्नोलॉजिकली पार्सल आइडेंटिफाइड, ओनर आइडेंटिफाइड, ओनर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइबल थ्रू आधार हो, पार्सल वेरीफाइबल थ्रू डिमार्केशन हो, एक्यूरेट डिमार्केशन हो, so that then you can trade. सही बात। So our aspiration should be that our land should be available for sale, purchase, trade like a stock exchange. जैसे शेयर ट्रेड परचेज होता है, वैसे हमारा जमीन होना चाहिए। सही बात। हम सीधे वहां पहुंच सकते हैं, जब हम पीछे छूट गए तो हम स्ट्रेट अवे आगे जा सकते हैं, स्ट्रेट अवे, ये हमारे पास चांस है। सही बात। सो ऐसे पॉसिबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ। ये है मेरा इंटरव्यू आशीष जी के साथ। आशीष जी के साथ हम बहुत सारे चीज़ डिस्कस किए, इश्यूज भी डिस्कस किए, इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके भी बारे में डिस्कस किए, अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में भी डिस्कस किए, और क्या बिहार के लिए बेहतर हो सकते हैं वो भी डिस्कस किए। ये आशीष जी का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, और ये मतलब ये जन सुराज का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आशीष जी का और मेरा जो डिस्कशन है, ये अपना एक सॉल्यूशन देने का हम लोग ये प्रयास किया, हम लोग का एक्सपीरियंस के मुताबिक हम लोग एक सॉल्यूशन देने के ये वादा किए थे, या हम लोग बात रखे थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बिहार में लैंड के रिलेटेड जो इश्यूज जानना चाहते हैं उसको ये वीडियो शेयर कीजिए,
और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस बिहार के बारे में और बेहतरी के बारे में आ सके। इतना सही रखते हैं। और इसमें एक और बात खत्म करने के पहले जोड़ देते हैं, अगर हमारे कोई बिहारी वासी इस सब्जेक्ट पे कुछ और आगे सजेशन देना चाहते हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उस कमेंट्स को हम लोग पढ़ करके हम फर्दर डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन भी रख सकते हैं जहां इंटरेक्शन हो, आगे और लोगों से हो सकता है। इसको जनरल क्वेश्चन ना रखा जाएगा। अगर कोई सही क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है तो उसको जरूर हम लोग, आप इसको कमेंट्स में लिखिए और हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम आगे डिस्कशन भी रख सकते हैं। जाने के पहले एक बार बिहार के नारा लगा के जाते हैं और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में जय बिहार करके लिखिए। सर हम जय बिहार बोलेंगे, आप भी जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार।